नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं एडिटोरियल कार्टून्स के बारे में। कार्टून्स अखबार का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, प्रमुख हिस्सा होता है और इतना महत्वपूर्ण होता है कि कई अखबार केवल कार्टून की वजह से ही खरीदे जाते हैं और लोकप्रिय भी होते हैं। अखबार में कार्टूनिस्ट का महत्व किसी भी संपादक से कम नहीं होता। कई अखबारों में कार्टूनिस्ट का ओहदा ही संपादक के बराबर होता है। जिस तरह संपादक संपादकीय लिखता है और अपने अखबार को महत्वपूर्ण बनाता है, अखबार की नीति तय करता है, नीति दिखाता है, उसी तरह कार्टूनिस्ट भी अखबार के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। कार्टूनिस्ट का कार्टून अखबार की नीतियां तय करता है, पाठकों को अपने पास जोड़ता है। अनेक अखबार ऐसे हैं जो पाठकों पे पास पहुंचते ही सबसे पहले उसमें कार्टून देखा जाता है और इसीलिए इस कार्यक्रम में बात करने के लिए हमने देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री अभिषेक तिवारी से बातचीत करना तय किया है। अभिषेक जी हमारे इस कार्यक्रम में आ गए हैं। अभिषेक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। जी सर, धन्यवाद आपका। अभिषेक तिवारी राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं और वहां के कार्टूनिस्ट हैं। पत्रिका टेलीविजन के डेली शो पत्रिका प्राइम टाइम को होस्ट भी करते हैं। इस तरह वे दोहरी भूमिका में हैं। अभिषेक जी, ये बताएं कि अखबारों में कार्टूनिस्ट का महत्व दिन ब दिन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। लोग कहते हैं कार्टूनिस्ट का महत्व कम हो रहा है, मैं कहता हूं कार्टूनिस्ट का महत्व बढ़ता जा रहा है और कार्टूनिस्ट से जुड़े ऐसे अनेक प्रसंग हैं, अनेक कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं जो अखबार को महत्वपूर्ण बनाती है। आर के लक्ष्मण का आम आदमी, काक काक वो कौवा, सुधीर तेलंग का एक प्रतिनिधि आदमी, आम आदमी जिसकी 2 उंगलियां थी, एक अंगूठा था। ऐसे बहुत से कार्टूनिस्ट हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, हिंदी में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन अगर अंग्रेजी की बात करें, विदेशी अखबारों की बात करें, तो विदेशी अखबारों में तो कार्टूनिस्ट को इतना पैसा मिलता है और इतना कमाते हैं सिंडिकेट करके कि कई कार्टूनिस्ट तो अपने प्राइवेट चार्टर भी रखते हैं, प्लेन रखते हैं, उन्हें जाना होता है हेलीकॉप्टर से जाते हैं और बहुत अच्छा पेशा माना गया है। लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि आप कार्टूनिस्ट कैसे बने और फिर टीवी शो में किस तरह आप चले गए। ये बड़ी दिलचस्प बात होगी आपको जानना कि कार्टूनिस्ट से टीवी शो के बीच जाना कितना रोमांचकारी अनुभव होगा। और एक और बात करते करते बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम में लहरी भी हम जुड़ रहे हैं, स्माइल लहरी भी जुड़ रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में, जो जाने वाले कार्टूनिस्ट हैं। लहरी जी, आपका बहुत बहुत जी लहरी साहब, नमस्कार। हम बातें कर रहे हैं यहाँ इस तरह से। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अरे जी हाँ, बढ़िया से सुन पा रहे हैं लहरी जी। तो हम बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। जी, तो जारी रखिएगा बातचीत। किस तरह आप कार्टून की दुनिया में आए और किस तरह टीवी शो में चले। जी सर, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि एक कार्टूनिस्ट बनना भारत में कितना कठिन है, कितना आसान है। और चूंकि शुरुआत जहां से होती है, हिंदुस्तान में दरअसल जो भी अभिभावक है, आज जैसे हम भी अभिभावक हैं, 2 आंखें हैं तो 2 आंखों से उन्हें अपने संतानों में एक डॉक्टर और एक इंजीनियर दिखाई देता। इसके अलावा कोई तीसरी चीज उन्हें दिखाई नहीं। आज भी मुझे लगता है कमोबेश यही स्थिति है। सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान है। कुछ कह सकते हैं थोड़ा सा प्रगतिशीलता आई है कि प्राइवेट जॉब की तरफ लोग जाने लगे। लेकिन मैं 85 की बात करूंगा कि जब भिंड, चूंकि मैं भिंड से आता हूं और भिंड जो है वो चंबल का एक ऐसा इलाका है जिसे स्वर्गीय राजेंद्र माथुर जी ने कभी कहा था कि ये भारत का अफगानिस्तान है। और आज भी मुझे लगता है कि बहुत सारे पैरामीटर्स तो वही। अब वहां एक लड़का जिसकी उम्र 17-18 साल भी नहीं है और वो कार्टूनिस्ट बनने के बारे में सोचता है,
तो सबसे पहली दिक्कत ये थी कि हम क्या बताएं कि कार्टूनिस्ट क्या होता है, क्योंकि घरों में आमतौर पे एक अखबार आता है, वो भी सब घरों में नहीं आता था उस समय। पिता हमारे उनकी थोड़ी पढ़ने लिखने में रुचि थी, तो उनको मैंने जब कहा कि कार्टूनिस्ट बनना है, तो उन्होंने एक तरीके से इस कान से सुना और इस कान से निकाला। उन्होंने कहा पढ़िए। लेकिन दिमाग में बैठ गया था, क्योंकि घर में दिनमान आता था और दिनमान में आर.के. लक्ष्मण जी का एक कार्टून कॉलम आता। अब राजनीतिक समझ मुझे नहीं थी उस समय, लेकिन मुझे लगता था कि ये कुछ बेहतर चीज है। ऐसे दिमाग में कहीं कार्टून बैठा। घर के बगल में एक लाइब्रेरी थी नगर निगम की, नगर पालिका है वह, नगर निगम तो आज गांधी लाइब्रेरी। मैं सब्जी लेने जाता था और मैं उस लाइब्रेरी में घुस जाता था। तो फिर मेरे ढूंढने वाले आते थे, मेरी माँ किसी को भेजती थी तो वो वहां मिलेंगे लाइब्रेरी। तो फिर वहां से जैसा होता है कस्बों में, अच्छी तरह से पूजा होते हुए हमें लाया जाता था। जो भी कुटाई पिटाई हमारी होनी थी वहीं से शुरू हो जाता था। लेकिन उस लाइब्रेरी ने, पुस्तकालय ने, जब वहां नवभारत टाइम्स भी आता था, वहां हिंदुस्तान भी आता था, वहां अंग्रेजी के अखबार भी आते थे, वहां मैं उन कार्टूनों को देखता था जो एडिटोरियल कार्टून जिन्हें मैगजीन में तो घर पे मिल जाता था। वहां से कहीं एक अंदर विकास होता रहा कि कार्टूनिस्ट बनना है, ये धारणा और मजबूत हुई। और ड्राइंग उतनी थी जितनी उस उम्र के बच्चों में सबके पास थी, ऐसा मेरा मानना है, सभी चित्रकार थे। लेकिन अब सवाल यह था कि उसे बनाने की प्रक्रिया कहां से शुरू। हमारे शहर में एक कार्टूनिस्ट थे, शौकीन गोयल। वो पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे और पत्रिकाओं में कार्टून बनाते थे, सरिता, मुक्ता, इन सब। उन्होंने एक बार वहां एक कार्टून एग्जीबिशन की। अब कस्बे में बहुत छोटे लेवल पे वो एग्जीबिशन थी, मैं भी शाम को गया उसको देखने के लिए। तो उन कार्टूनों को देख के मुझे लगा कि बनना तो मैं चाहता हूं कार्टूनिस्ट, और इसमें जो ड्राइंग है और जिस तरीके से, क्योंकि उन्होंने अपने ओरिजिनल कार्टून वहां प्रदर्शित किए थे, मुझे लगा कि मैं इनसे बेहतर काम कर सकता हूं, मैं सब बना सकता हूं, बड़ा आसान। सो पहली बार हमने हाथ से बने हुए कार्टून सामने देखे, तो मुझे ये एक तरीके से भरोसा मिला कि ये तो सामान्य पेन से और सफेद कागज पे बनाए जाते हैं। जो मेरा आज तक भरोसा कायम है कि कार्टूनिस्ट बनने के लिए एक सफेद कागज और एक काला पेन होना चाहिए, बस। इसके अलावा ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया होता है। फिर मैंने आके जो है कुछ बनाने शुरू किए, और क्योंकि मैगजीन्स घर में आती थी, पत्रिकाएं, तो ये मुझे पता था, उसमें लिखा रहता था संपादक के नाम आप अपनी रचनाएं भेजें। मैंने कार्टून भेजना शुरू किया, तो कार्टून वहां से लगातार वापस आते रहे। इसी बीच में एक कार्टून लोटपोट में मेरा, वहां जो भी संपादक रहे होंगे, मुझे नाम नहीं मालूम, उनका एक लाल कागज का लिखा हुआ टुकड़ा कि संपादक के अभिवादन और खेत सहित आता था पहले। उसमें लिखा था कि आपकी रचना स्वीकृत है और 15 रुपए का एमओ आपको भेजा जाए। तो आप कह सकते हैं कि उस 15 रुपए के एमओ ने एक तो मेरी दृष्टि बदल दी, क्योंकि मुझे भी शुरुआत में लगता था कि भाई मैं घर वालों को क्या बताऊं कि इससे मैं हासिल क्या करूंगा, यदि बना भी रहा हूं और कहीं लगते भी नहीं है। लेकिन वो 15 रुपए, मुझे लगता है कि एक मेरे अंदर तो उसने वो भरोसा पैदा कर दिया कि ये 15 को आप कितने में भी डेवलप कर सकते हैं, और यदि लोटपोट में कार्टून छप सकता है बिना किसी के, मतलब कोई हम जैसे सिफारिश जैसा शब्द कहें, या मतलब हमने कभी देखे नहीं बड़े शहर और बड़ी मैगजीनों के दफ्तर, मुझे आज भी याद नहीं है उस समय वहां संपादक कौन रहा होगा, लेकिन ये भरोसा मेरे अंदर पैदा हो गया कि आप बनाइए और ये मामला बन जाए। ऐसे मेरी शुरुआत वहां से कार्टूनिस्ट बनने की। और उसके बाद फिर धीमे धीमे अखबारों की तरफ देखने लगा, थोड़ी समझ भी बढ़ रही थी। ग्वालियर से एक अखबार है दैनिक आचरण, तो मेरी इच्छा, चूंकि अब मैं उस समय ये तो नहीं जानता था कि इसको एडिटोरियल कार्टूनिंग कहते हैं, मेरी इच्छा ये थी कि मैं अखबार के पन्ने पर छपूं रोज, क्योंकि मैगजीन में तो भेजो, फिर 10 दिन बाद 15 दिन बाद पता लगता था या वापस आ जाता था। अब संकट ये था कि भिंड जैसे कस्बे से कोई अखबार नहीं निकलता था, और मुझे कौन भेजेगा ग्वालियर के मैं कहूं कि मुझे कार्टूनिस्ट बनने जाना। भाई इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए तो माँ पिता कुछ खर्च भी करें आप पे। मेरे सामने संकट था उस समय, ना ईमेल था, ना इस तरीके की कोई त्वरित चीज नहीं थी कि मैं भेजूं और पहुंच जाए, और सच ये था मैं किसी को जानता भी नहीं था अखबार। बहुत संकट था प्रकाश जी के, और सपना इतना बड़ा था कि हम कह सकते हैं
कि मतलब ये हाँ। था कि करेंगे तो यही काम करेंगे, जिद थी ये। फिर हमने एक दिमाग में आया कि रोज एक लिफाफा जो है वो आचरण का जो पता होता था उस पर हमने भेजना शुरू किया। जी। एक कार्टून बनाए रोज हाँ। और उसमें लिफाफे में भेज दें, बिल्कुल जैसे अपन कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर मैंने छोड़ दिया। जी। 2-4 दिन भेजा। अब 1-2 मित्र थे वहां जो बाल कथाकार थे, रचनाएं भेजते थे, उनसे कहा मैंने, उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद पहुंचता होगा, कौन पूछता होगा तुम्हारे कार्टून को, क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि एक आरएमएस ऑफिस होता है रेलवे जी। का, जहां से डाक निकलती है सीधे सीधे। जी। सीधे। जी। तो पहले मैं करता था घर के पास एक लाल डिब्बे में डालता था, फिर लाल डिब्बे से वो मुख्य पोस्ट ऑफिस में जाती थी, वहां से आरएमएस। उन्होंने कहा सीधे आरएमएस में आप जाइए, शाम को हाँ। 5 बजे एक थैला वहां से ग्वालियर की डाक का जाता। हाँ। तो मैं साइकिल से 4 बजे तक अपना कार्टून पूरा करके और लिफाफा लेके, तो 2-3 दिन में मतलब वहां जो लोग काम करते थे वो समझ गए कि ये कुछ महत्वपूर्ण चाहता है कि जल्दी पहुंच जाए। तो वो मेरा कई बार इंतजार भी करते थे कि आज अभिषेक जी लेट हो गए हैं, और वो उस पर अच्छा। चप्पी तब लगा। हाँ बिल्कुल, मैं मतलब अब मुझे उनका भी नाम याद नहीं था, को सच ये है, आज इतना साल हो गए। तो कार्टून क्या हुआ उससे थोड़ा, जैसे शाम को पहुंच गया और सुबह संपादक आदरणीय राम विद्रोही जी थे। अब मुझे बस में नाम पड़ता था कि राम विद्रोही जी संपादक, तो उनकी टेबल पे वो लिफाफा पहुंचा। अब 10-15 लिफाफे उनकी टेबल पे इकट्ठे हो गए, एक ही हैंडराइटिंग में, हैंडराइटिंग अच्छी थी मेरी। हाँ। तो एक दिन उन्होंने पूछा ये लिफाफे किसके हैं, तो उनका जो भी सेक्रेटरी रहा होगा उसने कहा साहब खोले नहीं है लेकिन ये भिंड से आते हैं। उन्होंने कहा सब खोलो, क्या है इसमें। खोल के देखा प्रकाश जी, उन्होंने मुझे बताया किस्सा बाद में कि मैंने कार्टून देखे और मुझे लगा कि हम कार्टूनिस्ट तलाश रहे हैं और कार्टूनिस्ट जो है वो चल के आ गया हमारे पास। तो बिना किसी पत्राचार के, बिना मुझे बताए, उन्होंने उसमें से 2-3 कार्टून अच्छे से निकाले। और वहां बच्चन बिहारी जी व्यंग लेखक थे और वो चीफ रिपोर्टर थे वहां, वो सारा देखते थे, चीफ से कहते हैं। उनसे कहा कि कार्टून कॉलम का नाम तय कर दिया। अब आप देखिए, मैं भिंड में हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो अंधेरे में तीर मार रहा हूं। सुबह अखबार में आचरण हमारे यहाँ नहीं आता था, हमारे यहाँ स्वदेश आता था। पिता चूंकि स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो स्वदेश आता था, आचरण नहीं आता था। तो मैं आचरण को देखने, हमारे बगल में एक हज्जाम की दुकान थी, वहां आता था, मैं वहां जाता था रोज सुबह देख कि आया कि नहीं आया। उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाते थे। तो मैं सुबह जैसे ही पहुंचा वहां और मैंने अखबार देखा, फ्रंट पेज पे मेरा कॉलम था तिरछी नजर। क्या बात। और प्रकाश जी, मैं आज भी उससे रोमांच कह लो, मुझे लगता है कि वो संपादक आदरणीय राम विद्रोही जी, वो अखबार यदि ऐसा न करता तो वो भरोसा जो मुझे लोटपोट में छपने से मिला था उसमें 1000 गुना ज्यादा की वृद्धि उन्होंने कर दी। मतलब मेरे सामने कोई दीवार, कोई, एक तरीके से मुझे लगा कि कुछ भी रुकावट नहीं है आपके कार्टूनिस्ट बनने। हाँ। और मैं उससे कहा, मैंने जो हज्जाम की दुकान थी, कि अखबार में घर ले जाऊं, उन्होंने मना कर दिया। अब मेरे सामने संकट के मैं घर में कैसे दिखाऊं उसको। फिर जिस तरह से करके अखबार मैंने घर में दिखाया, तो घर वाले भी अब मान सकते हैं कि 2-4 प्रतिशत उनके दिमाग में ये बना, एक बड़े अखबार के फ्रंट पेज में छपा है, तो चलिए ठीक है। तो ऐसे एडिटोरियल कार्टूनिंग की शुरुआत हुई। फिर मैं बनाता रहा, रोज लगते रहे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया ग्वालियर, तो फिर ऐसे ये आगे कहानी। मैं अब चलना चाहूंगा, मैं चलना चाहूंगा हमारे साथी श्री लहरी के पास। लहरी जी, अपना एक अनम्यूट कर लीजिए, कैमरा अनम्यूट कर लीजिए कि लहरी जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। लहरी जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है लगता है। कोई बात नहीं, हम फिर लहरी जी के पास चलते हैं। एक बात बताइए, कार्टूनिस्ट रहते रहते, कार्टूनिंग करते करते इस तरह टीवी शो में कैसे चले गए आप? ये आप कह सकते हैं, कुछ इसको हाथ की रेखा कह लीजिए, कुछ मेरा पढ़ना लिखना, जो वर्तमान में कहा जाता है कि जिस तरीके के पत्रकार उपलब्धि नहीं है, थोड़ा मेरा सेहत के प्रति अपने को सावचेत रखना, क्योंकि टीवी में विजुअल होता है, वो भी उसने एक काम किया। और उसके साथ में बुद्धि का कुशाग्र होना है, जो कार्टूनिस्ट।
तो हमारे यहाँ पत्रिका में टीवी चैनल लॉन्च हो रहा था जी और हमारे प्रबंधक मंडल का निर्णय था कि हम बाहर से टीवी जर्नलिस्ट नहीं लाएंगे, हम अपने जर्नलिस्टों को ही प्रेरित करेंगे, पहला चांस उन्हें देंगे हाँ। और इसमें से जितने हमें मिल जाएंगे ठीक है, नहीं फिर हम बाहर से क्रू लाएंगे। चलिए तो लहरी उसपे जी जुड़ मेरा गए, नाम भी था। अभिषेक जी मैं रोकना हाँ, चाहूंगा जी। 1 मिनट के लिए। अभिषेक जी लहरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लहरी जी ये बताइए कि आपने लहरी जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? क्या आपका अनुभव रहा कार्टून की दुनिया में? अब मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है। कार्टून की दुनिया में आप कैसे प्रवेश किया आपने, लहरी जी? जी प्रकाश जी, एक तो ये है कि आपने मुझे जिनके साथ बैठाया है, अभिषेक तिवारी, और भिंड का आदमी जब सामने हो तो यूं ही लोगों की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन चूंकि अभिषेक मेरे मित्र हैं इसलिए थोड़े से साहस कर लूंगा बोलने का। तो अभिषेक के साथ मेरा बहुत प्यारा समय कटा है, बहुत अच्छे मित्र भी हैं और मुलाकात होती रहती है, बात भी होती रहती है। तो उनके बारे में बहुत कुछ तो मैं पहले से जानता ही था, अभी और कुछ ज्यादा विस्तार से जाना। और कमोबेश हर कार्टूनिस्ट की कहानी कुछ इसी के आसपास होती है, थोड़ी सी भिन्नता के साथ में। कि हम भी, मैं छोटे से गांव जो निमाड़ में है, बड़वानी जिले में निवाली एक जगह है छोटी सी, वहां से हूँ। और कार्टून से वास्ता बहुत पुराना नहीं था, बल्कि ये कहें चित्रकारी जरूर करता था, लेकिन कार्टूनिस्ट बनने का कोई मन में ख्याल भी नहीं था। ये जरूर है कि अखबार पढ़ने का शौक मुझे बचपन से था। तो अखबार पढ़ते पढ़ते ऐसा मन हुआ, चूंकि क्रिएटिव था, तो लेटर टू एडिटर लिखा जाए, सबसे पहली शुरुआत मैंने वहां से की। और वो भी कोई बहुत गहरे विषय पे नहीं होते थे, उम्र के हिसाब से समझ तो उतनी ही थी, तो छोटे मोटे मुद्दों पे हम लेटर टू एडिटर लिखने लगे। फिर उसके बाद कविताएं लिखने लगे और ऐसा ख्वाब देखते थे कि जो हिंदी में हमारे पाठ्यक्रम में जो जो कवि थे, मेरे दोस्त भी कहते थे कि अच्छा तुम्हारी जीवनी पढ़ना पड़ेगी आगे चल के हमको। तो हमें भी ऐसा लगता था कि हाँ अब हम इतने बड़े कवि हो जाएंगे कि लोग हमारी जीवनी याद करेंगे और परीक्षाओं में पूछी जाएगी। लहरी जी आपसे सवाल पूछे, दीपक पासवान एक वरिष्ठ पत्रकार है हमारे देश के, वो सवाल पूछ रहे कि क्या वर्तमान दौर व्यंग और कार्टूनिस्ट के संकट का दौर है? एक बार फिर से पूछे, सवाल क्या है? क्या वर्तमान दौर व्यंग और कार्टूनिस्ट के लिए संकट का दौर है? हाँ, इसका उत्तर मैं ये कहूंगा कि देखिए संकट का दौर तो नहीं है, लेकिन हाँ सोशल मीडिया आने के बाद कुछ लोग जरूर इस तरह के हो गए हैं कि वो व्यंग को उतना गहराई से न समझ के तुरंत प्रतिक्रियाएं देते हैं, इसलिए थोड़ी सी मुश्किलें जरूर है, ये है। अभिषेक जी आप कुछ कहेंगे इस बारे में, इस सवाल पर? जी, क्या ये दौर व्यंग और कार्टूनिस्ट के लिए संकट का दौर है? जी सर। क्या ये दौर कार्टूनिस्ट के लिए संकट का दौर है, व्यंग के लिए, कार्टूनिंग के लिए? नहीं, इसमें दो बातें हैं। देखिए, एक तो ये है कि मैं ये जरूर मानता हूं कि थोड़ा सा संकट का दौर तो है ही, क्योंकि सोशल मीडिया आने के बाद व्यंग या कार्टून उन तक भी पहुंचने लगा है जो लोग कार्टून को बहुत गहराई से समझते नहीं, क्योंकि कार्टून एक सांकेतिक भाषा होती है और कई बार लोग उसको बिल्कुल इस रूप में लेने लगते हैं कि ऐसा कहां है। तो कार्टून में जो दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है, लेकिन वो व्यंग की भाषा है। तो व्यंग की भाषा वही समझ पाते हैं जो व्यंग को जानते हैं, वरना लोगों को एकदम से उसमें आपत्ति लगती है, ये जरूर होता है। दूसरा ये भी मैं एक बात कहूंगा कि जो कि इतना कमर्शियल दौर है, तो अब कार्टूनिस्ट को उतनी जगह नहीं मिलती अखबारों में, मैगजीनों में जी। तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। फिर दूसरा आप देखिए कि कार्टूनिस्टों ने, चूंकि जब एक जगह उसके दरवाजे बंद होते हैं तो वो और दरवाजे खोलने लगता है।
आप देखिए हाँ। कि एनिमेशन की दुनिया में बहुत सारे कार्टूनिस्ट जाने लगे हैं, फिर जी। विज्ञापन की दुनिया में कार्टून का खूब इस्तेमाल होने लगा है, पाठ्यक्रमों में आजकल कार्टून का खूब उपयोग हो रहा है, तो इस तरह उसके वेरिएशंस फिर आने लगते हैं। इसी बारे में अभिषेक जी की राय भी जानना चाहता हूं, लगे हाथ। जी, दरअसल जो लहरी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा कि कार्टूनिस्ट का काम ये कदापि नहीं है कि सीधे सीधे वो लोगों को गालियां देने लगे। अब चाहे जो हमारी शासन व्यवस्था है या व्यवस्था है या जो भी हमारा सब्जेक्ट है, हम उससे परेशान हैं, पब्लिक परेशान है या जो भी है, तो इसका मतलब ये नहीं, हम व्यवस्था से परेशान हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। अभी है कि हमारा हमला, चाहे वो व्यंगकार हो, सोशल मीडिया ने हमें कर दिया है इस ओर कि हम सीधे सीधे बस उस आदमी को धुनने लगे। जैसे लहरी साहब पे कार्टून बनाना है तो हमें देखना चाहिए कि लहरी साहब किस पोस्ट पर हैं, किस पद पर हैं और व्यवस्था में कहां हैं, हम वहां हमला करें, ना कि क्योंकि इस्माइल लहरी जाएंगे दूसरे आएंगे कोई, तो बात तो वही की वही रहनी है। अभी सोशल मीडिया ने इसमें थोड़ी आजादी दे दी और आप देखिए उससे ये हुआ कि लोग जो है फिर कार्टूनिस्टों को और कार्टून को ऐसे देखने लगे कि ये कभी भी हमारी टोपी जो है उछाल सकते हैं। अखबार में ये होता था जब तक मैं कहूं संपादकों का दौर था कि हर अखबार उनसे वो उसको हर कार्टून उनकी नजर से गुजरता था, तो वो इस चीज को पकड़ लेते थे कि भाई ये थोड़ा सा ज्यादा है या थोड़ा सा कम हो रहा है, अभी इसमें और तेजाब डालो। ये भी होता था कि व्यंग आपका कम है, अभी इसको और तीखा करो, जहां आप हमला करना चाहते हो वहां नहीं पहुंच रहे हो। लेकिन अब चूंकि अखबारों में कार्टून छपना कम हुए, कॉमर्शलाइज है जैसा लहरी साहब कह रहे हैं, बाजार एकदम हावी है सब जगह, और सोशल मीडिया पे चूंकि कोई अंकुश नहीं, तो ऐसे में हमको लगता है कई बार जब हम सुनते हैं कि फला कार्टूनिस्ट के खिलाफ ये हो गया वो हो गया, और ऐसे बहुत कम उदाहरण है हालांकि, इसलिए थोड़ा सा लगता है कई बार कि व्यंग और कार्टूनिस्ट या कार्टून खतरे में, ऐसा नहीं। आप अभी भी बहुत जैसे कमर के नीचे वार न करें। लहरी साहब का कार्टून में पढ़ता हूं, मैं कभी नहीं पाता उनके कार्टून में कि उन्होंने कभी कोई व्यक्तिगत एक तरीके से हमें दिखा हो कि फला, चाहे देखिए इस समय देश में दो चार ही नेता हैं जिनको लेके बहुत कटाक्ष होते हैं, लेकिन हम जब शंकर को याद करते हैं तो क्या शंकर ने कभी नेहरू को सीधे सीधे गाली दी थी? क्या नेहरू को इतना नीचा दिखाया कभी किसी कार्टून में? तभी नेहरू उनसे कह पाए कि मुझे बख्शना मत, अदरवाइज वो भी एफआईआर दर्ज करा देते उनके खिलाफ कि आप ऐसा करोगे तो कानून का राज है। तो जो आजादी है व्यक्ति की, मेरा मानना है वो हमारे पास अपनी लक्ष्मण रेखाएं, जैसे मैं रोज एडिटोरियल कार्टूनिंग मतलब हिस्सा रहता ही हूं, तो मुझे आज भी लगता है कि यदि मैंने ज्यादा किया तो स्वाभाविक है वो कार्टून रुक जाएगा और आगे अन्य कार्टूनिस्टों के लिए भी एक तरीके से आप कुआं खोद रहे हो, खाई खोद रहे हो, कि फिर ये होगा कि भाई इनको छापने से दिक्कतें पैदा हो। और देखिए एक वरिष्ठ कार्टूनिस्ट है फीका, पाकिस्तान के, लहरी साहब भी उनके मित्र हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि कार्टूनिस्ट जो है वो फास्ट बॉलर नहीं है, हम सब गलती कर जाते हैं 150 की स्पीड पर गेंद फेंकने। उन्होंने कहा कार्टूनिस्ट जो है वो स्पिनर है कि गेंद टप्पा यहां खाए और घुस जाए पीछे से, पता ही ना चले कि आपका विकेट उड़। तो हमें एक्चुअली में हम स्पिनर हैं, लेकिन हम सब जो है वो 150 की स्पीड पे गेंद फेंक के, और बाहुबली और आजकल चूंकि स्टेटस का जमाना है, मैं एक बात और जोड़ दूं, कार्टूनिस्ट अपनी ऊर्जा वहां स्टेटस लिखने में ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और वहां भी व्यंग कम, वन लाइनर कम, उसमें सीधे सीधे गाली गलौज उतर आए। तो ये भी एक, क्योंकि अब जैसे मैं यदि बार बार 100 स्टेटस डालूं दिन भर में हर चीज पर, तो बतौर कार्टूनिस्ट ही तो लिख रहा हूं, सीधी सी बात है कि फिर हमारे लिए अच्छी राय भी बनेगी, बुरी भी बनेगी, और अंत में आके वो राय कार्टूनिस्टों के बारे में कहलाएगी, अरे आजकल तो ये हो गया। अखबार में आप देखिए लगभग 3.5 दशक मैंने, मतलब आज की डेट तक मैं बात करूं, आप जैसे संपादक रहे, जरा सा भी ऊपर नीचे हुए कि संपादक तुरंत कान पकड़ लेते थे कि ऐसा नहीं चलेगा, आप ही नहीं है इस अखबार में, आप ही नहीं है इस दुनिया में एकमात्र क्रांतिकारी। तो हमेशा टीम वर्क के साथ काम होता है, और मुझे लगता है कि एडिटोरियल कार्टूनिस्ट जो है वो टीम वर्क के साथ जब काम करेगा तो वो हमेशा मजबूत रहेगा और हमेशा पुख्ता रहेगा। जी प्रकाश।
अभिषेक जी, मेरा अगला सवाल लहरी जी ये बताएं कि आपके जो कार्टून है बहुत सुंदर इलिस्ट्रेशन होता है, उसका रेखांकन अद्भुत होता है। जी, आपकी राय में किसके रेखांकन बहुत अच्छे लगे आपको? किन कार्टूनिस्टों के रेखांकन अच्छे लगे ये कहना है? आप किससे प्रेरित करते हैं अपने? मारियो से करते हैं, अप्पू से करते हैं, लक्ष्मण से? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक बहुत छोटे से गांव से पहुंचा हूं, तो उस छोटे से गांव में बल्कि अभिषेक जी के वहां भिंड में तो कुछ मैगजीनें पहुंचती भी थी, मैं जिस गांव से था वहां पे उतनी मैगजीनें भी नहीं पहुंचती थी। तो कभी कभार आप विश्वास न करेंगे कि रद्दी में जो कार्टून आते थे वो हमारे लिए एक माध्यम होते थे। फिर धीरे धीरे गांव बढ़ते गया और वो सारी सुविधाएं भी मिलने लगी कि कुछ मैगजीन भी देखने में आई, अखबार तो आते ही थे। फिर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी हमारे गांव में खुली और वहां पे कुछ पत्र पत्रिकाएं आने लगी। तो मेरे सामने सबसे पहले जो कार्टून आए वो थे मारियो के, और मारियो के जो जादुई रेखाएं थी उसने मुझे अंदर तक के इतना प्रभावित किया कि मुझे लगने लगा कि बस इसी के आसपास में चल। तो मेरे काम पर मारियो के काम का बहुत प्रभाव रहा, ये बिल्कुल सच है। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं काम आगे करते गया तो कई जो मेरे हितैषी थे और जो कला के जानकार भी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे काम में किसी का प्रभाव हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरह उसकी कॉपी नहीं हो जाए, वरना आप जिस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर ये जरूर मैंने किया, क्योंकि मैंने फाइन आर्ट किया है और फाइन आर्ट में पूरा डिप्लोमा किया है मैंने 5 साल का। तो वहां मैंने स्केचिंग खूब की, और स्केचिंग करने से मुझे फायदा ये हुआ कि मेरी अपनी एक शैली डेवलप हुई। जो आप मेरे काम में बहुत बारीकियां देखते हैं रेखांकन की, उसके पीछे जो कारण है वो मेरा फाइन आर्ट करना भी रहा। दूसरा, मेरे एक जो गुरु हैं, मैं उनको गुरु ही मानता हूं, झवेरचंद दस्सानी जी, जिन्होंने शांति निकेतन कोलकाता से फाइन आर्ट किया है। तो मैं उनसे हमेशा मार्गदर्शन लेता रहता था और उनका प्रेम मुझे तब से लेके आज तक मिलता रहता है। तो वो हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम प्रतिदिन 50 स्केच करो, प्रतिदिन। अब उनकी ये बात सुन के तो मुझे सुनने में ही बुखार आ जाता था कि 50 स्केच, ये क्या? तो लेकिन वो हमेशा जिद करते थे मुझसे, 50 स्केच, रफ स्केच रोज करो। तो खैर मैंने उनकी बात रखने के लिए 50 स्केच तो नहीं, लेकिन 10-15 स्केच रोज करना शुरू किए। उनका ये कहना था कि पेंसिल उठाओ, एक रफ कागज पे कुछ भी सामने जो दिख रहा है उसको ड्रॉ करो, और उस कागज को किसी को दिखाओ भी मत, फेंक दो। तो मैंने सचमुच ऐसा ही किया। उसी का परिणाम है कि मेरा ड्राइंग बहुत खूबसूरत हुआ और मैं इतना डिटेलिंग करने लगा, और मेरे काम से मारियो का प्रभाव भी खत्म हुआ। तो इस तरह मेरा काम आगे बढ़ता गया। अभिषेक जी, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। एडिटोरियल कार्टून का अर्थ लोग समझते नहीं है, क्या होता है? की भाषा में एडिटोरियल कार्टून का मतलब क्या है? दरअसल इसमें मैं आपको बात यहाँ से शुरू कि लोग दरअसल कार्टूनिस्ट को हमेशा ये मान के चलते हैं कि ये आएगा और हमें चुटकुला सुनाएगा। एडिटोरियल कार्टूनिंग जो है वो हाथ से नहीं है, और जैसे एक सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं ना कि 1000 शब्दों के बराबर एक कार्टून होता है, तो वो दरअसल संपादकीय है जो कार्टून की शैली में है, जिसमें ड्राइंग है और जिसमें एक बहुत बेहतर कैप्शन। वो एक समस्या जो उस दिन की या उस दौरान की बड़ी समस्या है, जिससे हम मानते हैं कि सारे लोग जूझ रहे हैं। जैसे कोरोना की यदि तीसरी लहर आने वाली है और ऐसे आंकड़े आने लगे, तो स्वाभाविक है कि संपादक जो है वो संपादकीय लिखेगा और कार्टूनिस्ट उस पर जो है अपना कार्टून बनाएगा। तो एडिटोरियल कार्टून दरअसल उस समस्या को इंगित करना है, और हम इसको ये कहें कि वो दरअसल जैसे अंधेरे में लालटेन है, कि आप एक रोशनदान हैं किसी भी समस्या पर। और एडिटोरियल लिखने का मतलब भी यही होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि ज्ञान मत दीजिए एडिटोरियल में, आप बताइए समस्या क्या है, समस्या के बिंदु बताइए और उसका कुछ सुझाव दीजिए। सो उस पर दिक्कत ये आ रही है आजकल
कि जो आपने सवाल किया था कि कार्टूनिस्टों का वजन कम हो रहा है, कि कोई भी संपादकीय बिना पढ़े नहीं लिखा जा सकता, बिना समस्या की गहराई में जाए नहीं लिखा जा सकता। अभी ये हो रहा है कि कार्टूनिस्ट जो काम कर रहे हैं उनका पढ़ना लिखना थोड़ा कम है और तात्कालिक राय ज्यादा है, कि जैसे ही कुछ हुआ और लठ लेके जुट पड़े। संपादकीय ऐसे कभी नहीं लिखा जाता। संपादकीय हमेशा अखबार में कुछ लोग चुने जाते हैं, उनका एक मतलब कहें हम बोर्ड बनाया जाता है कि ये लिखेंगे। ऐसे तो एडिटोरियल कार्टून मतलब बहुत गंभीर चीज है, और वो थोड़ा सा आपको लाइट वे में चीजें बताता है, बस इतना सा। हम बहुत सारे दर्शक, हमारे श्रोता हमसे सवाल पूछ रहे हैं। पंकज मुकाती जी हैं, पॉलिटिक्स वाला एक अखबार के संपादक हैं, कई अखबारों में संपादक रह चुके हैं, अमर उजाला, प्रभात खबर वगैरह वगैरह में। उन्होंने सवाल किया है कि क्या कार्टून भी खबरों की तरह मैनेज होते हैं या हो सकते हैं? न्यूज रूम में इसके पैमाने बदले जाते हैं, क्या ऐसा होता है? पंकज मुकाती जी का सवाल है। तो इसका जवाब पहले लहरी जी देंगे। लहरी जी आप बताएं पहले, फिर मैं। कार्टून कभी मैंने, ये जरूर होता है कि अगर हमारा काम होता, देखिए दरअसल हम कार्टून के विषय भी मैनेजमेंट के इशारे पर नहीं चुनते हैं। कार्टून के विषय भी हमारे अपने खुद के होते हैं। और मेरी बात से सहमत होंगे अभिषेक जी कि हम लोगों का जो काम करने की प्रोसेस होती है वो ये होती है कि हम जाते ही सबसे पहले सारी खबरों पे नजर मारते हैं और हम ये अंदाज लगाते हैं कि कल कौन सी ऐसी खबर होगी जिस पर सारे लोगों की या ज्यादातर लोगों की नजर होगी, और उसी को हम अपना विषय चुनते हैं, उस पर हम चिंतन करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें दो एक खबरें ऐसी होती है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है कि आओ और हम पर कुछ सोचो, तो हम अपना काम कर लेते हैं। अब ये और बात है कि कोई मैनेजमेंट या कोई हमारा एडिटर उस कार्टून को छापने लायक समझता है या नहीं समझता है, और उसे छापना या नहीं छापना ये उनका विशेषाधिकार होता है। लेकिन कार्टून ऐसे मैनेज तो नहीं होते, कहीं होते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने कम से कम इस रूप में काम तो नहीं किया है। जी अभिषेक जी आप कुछ बताइए। जी दरअसल देखिए, कार्टून मैनेज हो नहीं सकता क्योंकि वो सर्वाधिक निष्पक्ष जज की तरह होता है अखबार। संपादकीय जब लिखा जाता है तो हमें ये पता नहीं होता कि आज का संपादकीय किसने लिखा। 4 लोग लिखते हैं, अब 4 में से कौन है वो। हम अक्सर अखबार में काम करने पर भी पूछते हैं कि आज का संपादकीय किसने लिखा, बड़ा जोरदार है या जो। कार्टूनिंग में चूंकि आप हाथ से बना रहे हैं और अपने दस्तखत उसके नीचे कर रहे हैं, आप जब भी मैनेज होंगे आप पकड़े जाएंगे। 1 या 2 दिन आप ब्लफ दे सकते हैं पाठक को, अपने पूरे समाज को, लेकिन आप पकड़े जाएंगे। और ये मेरा अनुभव है कि यदि आप कार्टूनिस्ट हैं तो आपको कोई मैनेज करने की कोशिश करेगा तो आप क्रांतिकारी हो जाएंगे। आप काम करेंगे ही नहीं, चाहे कोई आप हीरे की कनिया दे आपको, यदि आप कार्टूनिस्ट हैं। और यदि आप एक नौकरी कर रहे हैं कहीं, तब बात अलग है। कार्टूनिस्ट कभी मैनेज नहीं हो सकता, क्योंकि लहरी साहब बैठे हैं, हम सबने इस पेशे को ऐसे नहीं चुना था कि हमें बड़ा आदमी बनना है। हमने यूं चुना था हमें कार्टूनिस्ट ही बनना है, और पाथ बहुत क्लियर है कि आगे क्या करना है। तो उसमें कोई भी, अब यदि कोई मैनेज करेगा तो पैसे कमाने के या कुछ भी करने के बहुत रास्ते हैं, तब हम कार्टूनिस्ट ही क्यों बनना चाहें। हम एक MBA की डिग्री कर लें साथ में, हम अखबार में वहीं क्यों ना, हम बड़े बहुत सारे पद हैं जहां हम देखते हैं हर रोज कि वो उसकी इज्जत हमें लगता है ज्यादा होती है, किसी पार्टी कार्यालय में जाता है, हम शायद बाहर खड़े रहे, हमें कोई पहचाने भी ना कि ये कौन है। हमें विधानसभा के पास के लिए उन रिपोर्टरों के पास जाना होता है कि साहब बनवा दीजिए सचिवालय का पास, हमें काम से जाना। तो ऐसे में यदि आप कार्टूनिस्ट हैं, और ये सब हमें कोई, ये सब हमारे पास, जैसे इस तरीके के पास ना होना या हमें कोई लज्जित नहीं करता, हमें वो ताकत देता है। क्योंकि जब भी हम हमला बोलेंगे व्यवस्था पर, तो हमें वो सामने सिर्फ व्यवस्था नजर आएगी, हमें वो चेहरा नजर नहीं आएगा। 1-2 बार ऐसी कोशिशें हुई कि जैसे चुनाव जब आते हैं, और अब मैं देख रहा हूं कि जो सवाल पंकज जी ने किया है, बहुत शानदार सवाल किया है कि मैनेज नहीं होता, कार्टूनिस्ट ही अब पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं। 1-2 नाम भी मैं बता सकता हूं, दिल्ली में होर्डिंग लगे जिन कार्टूनों के, और बाद में हार का ठीकरा भी उन कार्टूनों पे फोड़ा गया। तो मैनेज होने के ये फायदे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कार्टूनिस्ट हायर किए थे और उनके होर्डिंग लगे,
लेकिन सरकार में नहीं आई भारतीय जनता। तो जी। मेरा मानना यह है कि यदि आप कार्टूनिस्ट है तो आप मैनेज होंगे ही नहीं, क्योंकि आप अपनी पूरी कार्टूनिंग को दांव पे लगा रहे हैं। जी सर। एक और सवाल है कि ह्यूमर वर्सेस सटायर, है ना, जोक्स एज ए ओपिनियन कमेंट, इस पर कुछ, और इसी से मिलता जुलता सवाल है कि क्या कार्टून में असहिष्णुता बढ़ती जा रही, ये भी एक सवाल है। ये हमारे दिलीप लोकरेज जी ने सवाल पूछा, क्या कार्टून को लेकर इन दिनों असहिष्णुता बढ़ी है। एक और सवाल है इसी से मिलता जुलता, एक सवाल सुधीर महाजन जी ने पूछा है, क्या प्रिंट मीडिया में कार्टून्स के लिए स्थान सीमित होते जा रहे हैं। और एक और सवाल है, एक हमारे श्रोता ने पूछा है कि अगर कोई कार्टूनिस्ट आइडियोलॉजी से सहमत नहीं होता तो भी उसको एंगल तो ड्रा करना पड़ता है अपने अखबार का, अपने संस्थान का, इस पे क्या कहेंगे। इस तरह के सवाल हैं। मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को कार्यक्रम, दर्शकों को कार्यक्रम पसंद आ रहा है और वो सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे आप। क्या अखबार की फिलॉसफी, क्या संपादक की आजादी कार्टूनिस्ट की आजादी को प्रभावित करती? मैं चूंकि बोल चुका हूं पहले, तो मैं लहरी साहब बोले फिर मैं इस पे आऊं। जी लहरी भाई। जी, मैं इस पर ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हम किसी अखबार से जुड़े होते हैं, लेकिन हम बहुत सारे अपने दर्शकों से भी जुड़े होते हैं और दर्शकों की हमसे कुछ अपेक्षाएं भी होती है। और चूंकि हम कलाकार होते हैं तो हमें उन सारों की अपेक्षाओं पे ईमानदारी से खरा उतरने की कोशिश भी हमारी होती है, क्योंकि तभी हम एक कार्टूनिस्ट के रूप में सम्मान पा पाएंगे जब हम सारे लोगों के मन की जो उचित बात होगी वो कर पाएंगे। तो हमें ये सच है कि देखिए, मैं इतनी ऐसे भी नहीं कहूंगा कि मैं अखबार की कोई नहीं सुनता, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि मैं दर्शकों की कुछ नहीं सुनता। हम दोनों के बीच का एक जो प्यारा सा सत्य होता है उसको रखने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि भी आपने कई बार कहा कि कोई आइडियोलॉजी है और उस पर काम करना है, तो देखिए क्या होता है कि एक होता है कार्टून और एक होता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में तो आप ठीक है, जैसा कहा गया है वैसा बना देंगे, लेकिन जब व्यंग करने की बात आएगी तो व्यंग तो आपकी आत्मा से ही आता है। वो व्यंग तो हमेशा आपकी आत्मा से आएगा, तो वो आपका ही विचार की तरफ होगा। तो हम जो काम करते हैं, जो कार्टून में व्यक्त करते हैं, वो हमारी आत्मा से निकला होता है और वो हमारे दर्शकों के ख्याल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई किसी से टकराव होता है। मैंने जैसा कि पहले भी ये कहा था कि हाँ, हमने अगर कोई कार्टून बनाया है और अगर वो किसी तरह हमारे संपादक को पसंद नहीं आ रहा है या उनको लगता है कि इसको हम नहीं छाप पाएंगे, तो वो कार्टून छप नहीं पाता है। लेकिन इसमें कोई टकराव की बहुत बड़ी बात नहीं होती। अभिषेक जी, आप बताएं। जी, दरअसल देखिए क्या होता है, कार्टूनिस्ट जो है, जो वो सरोकारों के साथ काम करता है। सरोकार यदि आपके हैं तो आप इन सब बातों का आपके सामने ध्यान देता है। हम ये मान ही नहीं सकते कि किसी की आइडियोलॉजी ना हो। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ विचार तो रखता ही है और वो कहीं ना कहीं किसी के ज्यादा पास हो सकता है, किसी से दूर हो सकता है। लेकिन चूंकि आप उस पीठ पर बैठे हैं जहां आपको न्याय करना, आप वहां यदि अपनी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी के साथ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि आप सबकी बात नहीं कर रहे हैं। और अभी इन दिनों यही हो रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे जाने माने कार्टूनिस्ट अपनी आइडियोलॉजी के थोड़े ज्यादा करीब दिखाई दे रहे हैं। इससे यह हो रहा है कि कार्टूनिस्ट समाज के लिए एक घृणा का भाव पैदा हो और लोग थोड़ा डरने भी लगे। जो सुधीर महाजन जी का सवाल था कि क्या अखबारों में जगह कम हो रही है या जगह सीमित है, दरअसल देखिए, कार्टून जो है ना, वो दुधारी तलवार है। आप अपना भी गला काट सकते हैं और दूसरे का भी काट सकते हैं, और आप उसे सिर्फ चमका के ही काम भी कर सकते हैं। तो ये आपको तय करना है कि आप उस जो टूल है आपके पास में, उसका आप कैसे प्रयोग करते हैं। शार्ली हेब्दो में जो हुआ, जी सर, मैं एक लाइन करूं। शार्ली हेब्दो में जो हुआ
अब शार्ली हेब्दो में जो, अब देखिए उसमें अतिरंजना कहां तक, लोगों की जाने गई। आप उनको सुनिए, वो कहते हैं कि साहब ये तो हम क्या कहें, हम करें ना, बनाए ना, लेकिन फिर ये है कि फिर ऐसा होता है। तो हमें दरअसल आइडियोलॉजी जो है वो हमें ही तय करना है कि हम उस आइडियोलॉजी को अपने इस प्रोफेशन में कहां रखते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन हमारा नहीं है। हम प्रवचन नहीं दे रहे हैं कि हमने जो कार्टून बना दिया वो परम सत्य है और उससे सब लोग जय जयकार करें। वो जनता की भावना है, आम आदमी की आवाज है, और वो आम आदमी की आवाज क्या कह रही, जरा उसको सुनिए और उसको सुनिए। और जो कार्टूनिस्ट इसको करते उन पर साथ कभी आप देखिए कभी कुछ होता भी, कोई विवाद ही नहीं उनके साथ। अब सवाल पंकज मुकाती जी ने फिर पूछा है कि कार्टून मैनेज नहीं होते, या मान लिया, पर खबरों की तरह उन्हें रोका भी जाता है, भले ही वे सही हो, क्या यह सच है? और यही सवाल प्रियराज ने भी पूछा है। उन्होंने पूछा है, कार्टून समटाइम्स ए कार्टून कैन बी स्टॉप्ड बाय द एडिटर, हाउएवर ए गुड कार्टूनिस्ट रेयरली एक्सपीरियंस इट। दोनों बातें एक ही है लगभग। क्या कार्टून मैनेज नहीं होते, ये तो मान लिया, लेकिन क्या उनको रोका जाता है? अब इसका जवाब मैं पहले दे देता हूं। पंकज जी संपादक हैं, पंकज जी रिपोर्टर रहे हैं, तो पंकज जी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दरअसल होता यह है कि ये हर युग में हुआ है। ये मतलब जब 4 पेज का अखबार छपता रहा होगा उस प्रिंटिंग मशीन पर, तब भी ये होता था कि चूंकि आपके यहाँ जो मॉडल है अखबार का, वो विज्ञापनों से आता है, चाहे वो सरकारी विज्ञापन हो चाहे वो निजी विज्ञापन हो, उनसे वो फीड होता है। अब उन हितों पर जब आंच आती है तो आपने चाहे बला का कार्टून बना, आपका एडिटर आपसे कह रहा है कि मैं इससे सहमत हूं, बहुत अच्छा है, मगर इसको हम अभी विचार करेंगे, आप जाइए घर 10 बजे, रात को 2 बजे जाएगा प्रिंट होने के लिए, विचार करेंगे। तो हमको समझ में आ जाता है कि सुबह इस कार्टून के दिखने के चांसेस थोड़े कम है। तो ये चीजें आड़े आती हैं, लेकिन कोई इसलिए कभी नहीं रोक पाता कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, या ये मुझे नहीं लगता कि उस कारण कार्टून कभी होता। कार्टून हमेशा जब आर्थिक हितों पे आंच आती है, तो वो खबर हो, कार्टून हो, कुछ भी हो, वो चीजें तब रोकी जाती। जी लहरी साहब, सहमत है आप इससे जो अभिषेक जी ने कही? अभिषेक जी ने जो बातें कही आप उनसे सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं। चूंकि हमने साथ में काम किया है, अभिषेक ने और मैंने, और हमारे बहुत सारे जो अनुभव है साझा है, बिल्कुल मैं पूरी तरह सहमत हूं। यही होता है। और आप चूंकि खुद भी प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं, तो इस सच्चाई को तो आप स्वयं प्रकाश जी आप भी जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है बिल्कुल कि किसी कार्टून से कई बार संपादक भी बहुत मुतमईन होते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं बहुत प्रभावित हूँ, लाजवाब कार्टून है, लेकिन मैं इसे नहीं छाप पाऊंगा। पर यही कारण होते हैं और कोई दूसरा कारण नहीं होता। अच्छा, हिंदी के अखबारों समझ में आ जाता है, कई बार कई कारण होते हैं। जी, हिंदी के अखबारों के कार्टूनिस्ट और अन्य भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी जी जी, हिंदी के अखबारों के कार्टूनिस्ट और अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के कार्टूनिस्ट में क्या अंतर है? हिंदी के कार्टूनिस्ट और अंग्रेजी के कार्टूनिस्ट में क्या अंतर है? और अन्य भारतीय भाषाओं जैसे तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, वहां कार्टूनिस्ट बड़े आक्रामक हैं, बड़ा संगठन उनका है, बहुत पॉपुलर है। ऐसा संगठन हिंदी कार्टूनिस्टों का तो नहीं है। इसका क्या कारण है? अभिषेक जी आप जवाब देंगे तो बेहतर होगा। दरअसल कार्टूनिस्ट ही नहीं है, पहली बात तो ये है बहुत ज्यादा। हम जब से, हमारे सामने बहुत कम कार्टूनिस्ट थे। मध्य प्रदेश में उस समय लहरी साहब थे, इंदौर से देवेंद्र थे, और चंद्रशेखर हाड़ा जी लहरी साहब के साथ जो है, कार्टूनिस्ट बहुत कम रहे हिंदी में। अच्छा, जितने रहे, वो ये सच बात है कि हर कार्टूनिस्ट का ईगो जो है वो फुटों में होता है, छोटा मोटा नहीं होता। उसको लगता है कि मैंने जो कहा है, मैंने जो बनाया, आप मुझे ज्ञानी मान लीजिए पहले। अब सवाल ये है कि यदि ज्यादा कार्टूनिस्ट होते तो शायद उसमें कुछ एक तरफ बहुमत वाली बात होती। यहाँ हिंदी में ले देख, अब जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, कोई कार्टूनिस्ट मुझे नजर ही नहीं आता कि उत्तर प्रदेश में कोई हिंदी का कार्टूनिस्ट काम कर रहा हो इस अखबार में। इक्का दुक्का है
मैं ऐसा नहीं कहता नहीं, लेकिन एक या दो लोग। मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक कार्टूनिस्ट दिए हिंदी में। अभी आपको जो भी नाम मिलेंगे वो मध्य प्रदेश से ही मिलेंगे। बिहार से पवन है, एक आध दो नाम और होंगे। तो सवाल यह कि हिंदी में ज्यादा कार्टूनिस्ट हुए नहीं, और इसलिए इस ओर कोई काम हुआ नहीं कि वो एक साथ, जैसे साउथ में मुझे लगता है एक बड़ी परंपरा रही है। आज भी शायद केरल में कार्टून एकेडमी है जिसमें करीब 300 350 कार्टूनिस्ट काम कर रहे हैं। जी प्रकाश, एक हमारे साथ एक केरल में संगठन मजबूत है, ये बात बिल्कुल सही है। जी, दर्शक या श्रोता ने पूछा है हेलो, कि क्या कोई एकेडमी है जहां कार्टूनिंग सीखी जा सकती है। एक सवाल काक के बारे में पूछा गया है। काक के बारे में आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी मुझे। इस तरह से ये ऑडियो आपके एंड से लहरी जी कुछ विचलित हो रहा है, उछल रहा है आपसे डर के मारे। मनोज कुमार ने पूछा है काक के बारे में आपकी क्या राय है, काक कार्टूनिस्ट के बारे में। अभिषेक जी, देखिए, काक जो है हिंदी में उन्होंने एक मुहावरा दिया कार्टूनिस्ट, मैं मानता हूं। ये अंग्रेजी की कार्टूनिंग बहुत अलग है और हिंदी की बहुत अलग है। अंग्रेजी का पाठक थोड़ा, हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा पढ़ता लिखता है, उसकी समझ का स्तर थोड़ा ज्यादा है, कम कहे को ज्यादा समझ। लेकिन भाषा का खेल है। हिंदी में जो खेल होता है वो अंग्रेजी में नहीं हो पाता शब्दों के साथ में। काक से पहले कोई कार्टूनिस्ट हमें नहीं लगता ऐसा जिसने एक कैरेक्टर बना के, जो उनका वो बुजुर्ग सा आता है, कि इस तरीके से हिंदी में कार्टूनिंग की। कि जैसे उनका था कि एक व्यक्ति ने 6 शादियां की, तो वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि जबरदस्त कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है सुबह से आज। अब ये उन्होंने जो है ना, इस तरीके का, तो काक ने वो दिशा दिखाई हिंदी कार्टून। लेकिन उसके बाद जो अभी अमिताभ जगदीश जी का सवाल था, मैं अब पढ़ रहा था कि कार्टूनिस्ट जब बड़ा हो जाता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ क्या हुआ, संपादकों के साथ बात नहीं बनी या उन्हें ही रुचिकर नहीं लगे अखबार, फिर वो बड़े अखबारों में काक जी दिखाई नहीं। नवभारत टाइम्स लास्ट अखबार था जहां वो बड़े बेहतर तरीके से फ्रंट पेज पे उनका कॉलम पढ़ता था। नवभारत टाइम्स के बाद फिर किसी अखबार में वो नजर नहीं। अब क्या वजह थी? उनकी कार्टूनिंग से उनकी खुद का मोह भंग हुआ, या इसलिए मुझे थोड़ा सा लगता है। लेकिन इस सब को अलग हटा दिया जाए तो हिंदी कार्टूनिस्टों को उन्होंने एक दिशा दिखाई, और राजीव गांधी के समय वो एकमात्र कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने बहुत जम के हमला बोला, क्योंकि उस समय शायद जनसत्ता में थे। अभिषेक जी और लहरी जी, हमारे कार्यक्रम का समय कम हो रहा है, सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। एक सवाल लेके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। दिलीप लोकरे जी ने पूछा है कि क्या आपको किसी कार्टून पर धमकियां भी मिली है? लहरी साहब पहले जवाब दें। क्या आपको किसी कार्टून पर धमकी मिली है? अभिषेक जी, आप दें इसका जवाब पहले। जी सर, धमकी का अनुभव मुझे बिल्कुल नहीं है। एक पत्र मुझे जरूर इंदौर में मिला था, और वो पत्र मैंने उस समय अपने तत्कालीन संपादक गर्ग साहब को दिखाया था। मैंने कहा मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि कार्टून देखिए असर करता है। आपको लगता हो कार्टून हमारा असर नहीं करता, मैं मतलब मजाक मैंने कहा कि मेरे कार्टून भी असर करते हैं। वो पत्र ये था कि कंजक्टिवाइटिस फैला हुआ था और गणेश चतुर्थी आई हुई थी, तो मैंने कार्टून बनाया कि गणेश जी भी चश्मा लगाए हैं, उनका चूहा भी चश्मा लगाए हैं, और सारे भक्त चश्मा लगाए हैं, पंडित चश्मा लगाए हैं, सब लोग चश्मे में। हाँ। उस पे एक पत्र आया था कि आपने कैसे हिम्मत की, ये की। तो मैंने उसे पढ़ा और पढ़ के उसे फाड़ के डस्टबिन में डाला, गर्ग साहब को बताया। बाकी बहुत कार्टून बनाए। ग्वालियर में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, उन पर बहुत तीखे कार्टून बनाए। जब मध्य प्रदेश में था तो चाहे दिग्विजय सिंह की सरकार रही हो, चाहे सुंदरलाल पटवा की सरकार रही हो, पहला कार्टून अर्जुन सिंह पर था। कोई किसी किस्म की कभी कोई धमकी नहीं मिली। राजस्थान में रहे तो भैरव सिंह शेखावत से बड़ा कोई नेता यहाँ हुआ नहीं।
वो चुनाव हारे हों या चुनाव जीते हों, उन पे खूब तीखे कार्टून बनाए। उत्तर प्रदेश रहे, मुझे मेरा कोई अनुभव, हाँ, लेकिन मैंने ये हमेशा ध्यान रखा कि जैसे बॉक्सिंग में पंच जो है वो सीधा वहीं लगना चाहिए जहां आपको बताया गया है। आप बिलो द बेल्ट जाएंगे तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो कोई धमकी नहीं मिली और ना ही ऑफिस से अंदर से कहीं प्रबंधन से कभी कोई कहा गया कि आप ये क्या किया। लहरी जी, आपको कभी धमकी मिली? प्रकाश जी, एक छोटा सा निवेदन है, मुझे निकल जी, आप ये एक आखिरी जवाब दे दें कि क्या आपको कभी धमकी मिली कार्टून के कारण? कभी धमकियां मिली आपको कार्टून? नहीं, मैंने तो इसका उत्तर दे चुका हूं कि मुझे बिल्कुल ऐसा कभी कोई अनुभव नहीं आया, कभी कोई धमकी नहीं मिली और मैं कभी इस तरह के विवादास्पद कार्टून बनाने के पक्ष में रहता भी नहीं हूं और ऐसा कभी नहीं रहा कि कोई धमकी मिली हो। हाँ, कभी कभी किसी कार्टून पे छोटा मोटा किसी को असहमति होती है और वो बातचीत हो जाती है लोगों से और कोशिश ये करता हूँ कि सभी प्रसन्न रहें और कार्टून जो, क्योंकि मैं कार्टून जैसा कि भी अभिषेक भाई ने कहा भी था कि कार्टून कभी भी गाली नहीं होता। कार्टून एक बहुत प्यारी और मुलायम भाषा है। कार्टून हम जिस पर भी बना रहे होते हैं उससे हम बहुत प्रेम करते हैं और बहुत सलीके के साथ, बहुत मजाक के साथ और बहुत हल्के फुल्के शब्दों में हम उसके साथ एक छोटी सी चिकोटी काट के एक पॉजिटिव बात करते हैं। अब ये और बात है कि कोई उसे उस रूप में लेके दूसरे रूप में ले लेके उसकी कमी हो सकती है, लेकिन हमारी नीयत ऐसी कभी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद लहरी जी आपको और अभिषेक जी आपको भी। आपने अपना समय दिया और इस कार्यक्रम के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों को बहुत धन्यवाद।